नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने सामान्य विज्ञान के तहत जो हम अपनी घटना चक्र वाली पुस्तक को पूरा करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, इसी में हम बने। सबसे पहले हम देख रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के तहत ही आज आपका ये लेक्चर नंबर 8 होगा और इसमें हम देखेंगे कि पाचन तंत्र, कि मनुष्य का पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, कहाँ कहाँ भोजन का पाचन होता है, भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है और अंत कहाँ पर होता है। इन सबके आंसर जो है आपको देखो इसी वीडियो में मिल जाएंगे, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको अपनी शरीर की जानकारी के हिसाब से भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमें ये खाना वो खाना, लेकिन क्या हमारे शरीर के लिए बेनिफिट है, उससे मिलेगा? तो इस सब के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर आज मिल जाएगी। अब देखो ये जो पाचन तंत्र होगा, ये आपका जो घटना चक्कर वाली पुस्तक है, ये 401 से लेकर 408 पेज तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो ध्यान रखना है, जो नई वाली पुस्तक है 2022 वाली, ये ही लेटेस्ट है आपकी, तो इसी के अनुसार आपको 401 से 408 तक यहाँ पर मिल जाएगा। और यदि आपको देखो पुस्तक नहीं है आपके पास, बुक नहीं है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और उसके साथ साथ वहाँ से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ, मतलब कहने का ये है कि यदि आज ये वीडियो अपलोड होगी तो आज ही इसका पीडीएफ भी आपको अपलोड वहाँ पर हो जाता है, तो वहाँ से आप अपना अच्छा खासा रिवीजन भी कर सकते हैं। और देखो ये जो आपका वीडियो होगा, ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और आयोग के जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए ये यूजफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, पाचन होता क्या है। पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र एक तरीके से यदि देखा जाए तो, यदि वो कह दे कि जो पोषण होता है हमारा, पोषण की प्रक्रिया वो कितने चरणों में पूरी होती है, कभी कभी तो इसके चरण ही पूछ लेता है। तो मैं कहूँ कि पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले 5 चरणों में प्रारंभ होती है। यदि आप देखें तो सबसे पहले करेंगे अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब ये होता है कि आप पहले भोजन खाएंगे, पहले ग्रहण करेंगे, उसके बाद में जब भोजन ग्रहण कर लिया जाएगा तो फिर उसका क्या होगा, पाचन। जब उसका पाचन होगा तो पाचन के बाद जब आपने पाचन कर लिया तो उसका फिर होगा अवशोषण, और अवशोषण के बाद आपका स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण, ये आपकी भोजन की प्रक्रिया भी एक और रह गया। ये होगा आपका चौथा जो होगा, उसका होगा फिर उत्सर्जन। जो बचा कुचा होगा वो मल मूत्र के मल के द्वारा ही क्या हो जाएगा, वहां से उत्सर्जित हो जाएगा, बाहर निकाल दी जाएगी। तो पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो 5 चरणों में हमारी पूरी होती है। देखो इसमें एक हमारी आहार नाल भी होती है, आहार नाल आपको देखने को मिलेगी, आहार नाल। अब आहार नाल के भाग क्या क्या होते हैं ये ध्यान रखना है आपको। देखो आहार नाल के जो भाग होंगे, एक तो होगी मुख मुख गुहा, दूसरी होगी आपकी ग्रास नली, जिसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, भोजन निकला जाता है और कहाँ पहुंचता है, आमाशय में। उसके बाद में ग्रास नली से निकलकर भोजन कहाँ चला जाता है, आमाशय में। आमाशय के बाद में भोजन निकलकर चला जाता है, आमाशय में 3 से 4 घंटे रहता है भोजन। उसके बाद भोजन चला जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत। और उसके बाद में जो भोजन बचा हुआ है, भोजन का पाचन तो देखो छोटी आंत में ही हो जाता है ज्यादातर, लेकिन जो बचा हुआ है वो उसके बाद भोजन चला जाता है बड़ी आंत, बढ़िया। और फिर उसके बाद में जो कुछ बचा फिर गुदा मार्ग के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो ये इसका क्या होता है, ये आहार नाल के भाग हैं, ये ध्यान रखना, आहार नाल के यहाँ पर ये भाग है। अब ये पूछ सकता है कि इनमें से, निम्न में से किस किस में भोजन का पाचन होता है। तो ध्यान रखना है कि मुख गुहा में भोजन का पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है, जो टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता। आमाशय में भोजन का पाचन होता है और छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, ये ध्यान रखना। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता और ना ही गुदा मार्ग में कोई भोजन का पाचन होता। तो ध्यान रखना है कि किस किस में भोजन का पाचन होता है। तो मुख गुहा, उसके बाद में आमाशय आपका, और फिर उसके बाद में आपका छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है। जरा आगे बढ़ते हैं और इसके वन बाय वन कि मुख गुहा में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ग्रास नली में कौन से, ग्रास नली में क्या कोई एंजाइम होते भी हैं या नहीं, आमाशय में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो सबके बारे में, इनके बारे में हम क्रम से एक चर्चा कर लेते हैं। तो देखो उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। अब भोजन करना, पचाना, बचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाना तथा शेष निरर्थक पदार्थ, अर्थात जो बचा कुचा है, जो बचा हुआ पदार्थ है, उसको मल के रूप में परित्याग करना में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र कहलाते हैं। जो मैंने आपको 5-6 अभी पाचन तंत्र बताए, कौन कौन से थे हमारे पाचन तंत्र, थे जैसे मुखगुहा, आमाशय, छोटी आंत, ये सब क्या है, ये सब आपके पाचन तंत्र की श्रेणी में ही आते हैं।
तो पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है। अभी आपको बताया आहार नाल के भाग कौन कौन से थे। मुखगुआ, आहार नाल, मुखगुआ, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और आ, जो आपका गुदा मार्ग होता है वो। इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है, ये ध्यान रखेंगे। मुको ग्रासन गुहिका अर्थात बक्कल, ये कह दो मुको ट्राइनिकल कैविटी, ग्रासनली, या ये कह लो कि एक तरीके से मुखगुआ, ग्रासनली, आमाशय, आंत। आंत में भी आपकी छोटी आंत होगी और एक बड़ी आंत होगी। और आहार नाल के ये क्या होते हैं, प्रमुख अंग होते हैं या प्रमुख भाग होते हैं। लार, मुख की बात कर लेते हैं। लार, लार का स्त्रवण कहाँ से होता है, लार ग्रंथियों से होता है। और यहाँ यह हल्की अम्लीय होती है, अर्थात इसका जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। इसमें लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर तक लार का स्राव प्रतिदिन होता है। और लार भोजन को गीला करने, उसकी लुगदी बनाने में सहायक होती है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। और लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। और लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है कि उपस्थिति में ही क्या होता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में ये सहायक होता है। पूरी तरीके से ये आप ध्यान रखना है कि कौन कौन से मुख गुहा में क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो कुछ इसमें स्ट्रक्चर दिया है पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखो, ये आपकी जीभ है और ये आपका मुख है, ये वाला। मुख में आप भोजन निकलेंगे, मुख में पचाएंगे, मतलब काटेंगे उसको, दांतों के द्वारा काटा जाएगा भोजन पूरी तरीके से। तो यहीं पर शुरुआत हो जाती है, मुख में ही पाचन की प्रक्रिया हो जाती है। और मुख में ही क्या होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है, या ये कह लो कि ये लार्य एमाइलेज भी इसको कह दिया जाता है। तो मुख में ही क्या होते हैं आपके, एक तरीके से टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन शर्करा के रूप में करता है। लार में ही आपकी जो जो लार ग्रंथि होती है, लार में ही आपको यदि आप देखें तो 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी का मतलब 6 ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक तो ऐसे देखो, एक होती है पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, ये भी 2 होती हैं। एक होती है सबलिंगुअल ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि भी 2 होती हैं। और यदि आप आगे बढ़ेंगे इसमें तो देखेंगे एक होती है आपकी सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, ये दो होती है। अर्थात इसका इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि ये 3 जोड़ी होती है, या ये इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। उसके बाद में भोजन जो ये आपकी ग्रास नली है, ग्रास नली के साथ ग्रास नली से निकलकर भोजन, देखो यहाँ पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये मुख गुहा को या मुख को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। ये आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता और भोजन को आमाशय तक ले जाने में ये यहाँ पर आप मदद करती है। तो देखो यहाँ से पूछता है सवाल कि ग्रास नली आमाशय के जिस भाग से जुड़ती है उस जोड़ को क्या कहते हैं, अर्थात इस जोड़ को हम क्या कहेंगे, तो इस जोड़ को कहते हैं कार्डिक। ध्यान रखना है, जिस ग्रास नली आमाशय के जिस भाग से आकर जुड़ती है उसे हम कार्डिक भाग कहते हैं। ये आपका आमाशय भाग है। और आमाशय में ही आपको क्या मिलेगा, आमाशय ही आपको HCl मिलेगा, इसी में ही पेप्सिन एंजाइम मिलेगा और इसी में ही प्रोटीन का पाचन होता है। ज्यादातर प्रोटीन का पाचन आमाशय में ही हो जाता है और जो बची है प्रोटीन उसका पाचन फिर जाकर छोटी आंत में आराम से हो जाता है। तो यहाँ पर है आमाशय का ये वाला भाग। आमाशय कहाँ जुड़ेगा, छोटी आंत से। जब आमाशय छोटी आंत से आकर जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम एक तरीके से पाइलोरिक, इसको पाइलोरिक बोलेंगे, PYLORIC। तो ये 2 पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि जब ग्रास नली आमाशय से मिलती है तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, कार्डिक। और जब आपकी आमाशय छोटी आंत से जाकर मिलता है, छोटी आंत से जुड़ता है, तो उसे बोलते हैं पाइलोरिक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखो HCl वगैरह होते हैं। और आमाशय क्या करता है, HCl क्या करता है, HCl ही भोजन को पचाने का काम या लुगदी बनाने का भी काम वहां पर करता है। और जितने भी यदि मुख से कोई जीवाणु बचकर आ जाता है तो HCl ही क्या करता है, HCl ही जीवाणुओं को भी नष्ट करने में यहाँ पर कार्य करता है। नेक्स्ट उसके बाद में भोजन जो आता है वो आपका भोजन छोटी आंत में चला आता है। और छोटी आंत में ही यदि हम देखें तो छोटी आंत में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन यही होता है और बचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण भी यही कर लिया जाता है। ये ध्यान रखना है कि क्या क्या होता है छोटी आंत में, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सबका यहीं पर पाचन हो जाता है। और जो पाचन के बाद जो बचा भोजन
उसके बाद वह छोट बड़ी आंत में चला आता है, और बड़ी आंत में आने के बाद में क्या होता है, बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, केवल जो भोजन में जल बचा हुआ उसका बड़ी आंत अवशोषण कर लेती है, बस। उसके बाद में ये आप देख रहे हैं छोटे बड़ी आंत के बाद में ये आपका गुदामार्ग, गुदामार्ग के द्वारा जो भोजन बचा, जो वेस्ट बचा, वो बल परित्याग के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। उसी के बाद में उसी के बराबर में होता है देखो लीवर, और लीवर के बराबर में होता है सेल। और जो लीवर के द्वारा पित्त रस निकाला जाता है, वो उसका संग्रहण कहाँ होता है, वो उसका संग्रहण पित्ताशय में ही होता है। और पित्ताशय का कार्य क्या है, पित्ताशय का कार्य है कि वसा का इमल्सीकरण करना। इमल्सीकरण क्या होता है, देखो, इमल्सीकरण होता है वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही वसा का इमल्सीकरण कहलाता है। कौन करता है, पित्तरस। कहाँ से निकलता है, लीवर से। कहाँ संग्रहित होता है, तो पित्ताशय में। अब यकृत का क्या काम है, देखो यकृत क्या करता है, पित्त का उत्पादन करता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया करता है, और यूरिया का संश्लेषण करता है। उसके साथ साथ अग्नाशयी रस, ये आपका देखो ये है आपका अग्नाशय। अग्नाशय से निकलकर अग्नाशयी रस आता है, और ये भी क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है पूरी तरीके से। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट नीचे देखें तो आप जो आपका बड़ी आंत है, बड़ी आंत का दूसरा सिरा देखें तो इसे बोलते हैं हम अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का देखो वर्तमान में कोई यूज नहीं है हमारे शरीर में, क्योंकि पहले क्या करते थे हम, पहला जो मनुष्य था वो क्या करता था, पेड़ पौधों को खाता था, तो उसको पचाने के लिए क्या करते थे, अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती थी। अब क्या है कि मनुष्य ने इस तरह की चीजें खाने छोड़ दिया, तो इसका कोई यूज नहीं आपको देखने को मिलता। और कभी कभी क्या होता है कि ये बढ़ना शुरू कर देती है, ये जो आता है, जब ये बढ़ना शुरू कर देती है तो परेशानी खड़ी करती है, तो इसी वजह से क्या करते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा अपेंडिक्स का ही ऑपरेशन करते हैं, और इसको काटकर यहाँ से अलग कर दिया जाता है। तो ये तो आपकी पाचन की स्ट्रक्चर हो गई। अब जरा इनके बारे में अलग अलग तरीके से कौन कौन सा एंजाइम क्या कार्य करता है, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज क्या करता है, नामक एंजाइम स्राव लार ग्रंथियों में तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है। अर्थात इसका जो स्राव किया जाता है एमाइलेज का, वो लार ग्रंथियों द्वारा और अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। जो भी भोजन में उपस्थित स्टार्च होती है, उसका जल अपघटन करके माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, जो बाद में ग्लूकोज में के अणुओं में टूट जाता है। यकृत, यकृत है देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतु पट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे होता है, और आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त तो गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग, आप ये कह लो कि 1.5 किलोग्राम होता है। ये लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। देखो लीवर जो है, लीवर को आगे जाकर हम और भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इतने से बात नहीं बनेगी कि हेपेनिन प्रोटीन कहाँ से निकलती है, प्रोथाम्बिन कहाँ से होती है, किस किस का कौन कौन सी प्रोटीन लीवर बनाता है, यूरिया का किस प्रकार से संश्लेषण करता है, या अमोनिया का किस प्रकार से संश्लेषण करता है, वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम अभी पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो केवल पाचन तंत्र को देख लेते हैं। लेकिन लीवर का यहाँ पर रोल है पाचन तंत्र में, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया ले लेते हैं केवल। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं होती हैं, जैसे पित्त का उत्पादन करता है, ग्लाइकोजेनेलिसिस क्रिया के द्वारा ग्लाइकोज को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन करता है, रक्त में एमिनो अम्ल का नियमन करता है, और जो विषाक्त अमोनिया होती है अर्थात जो NH3 होती है, उसको यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य भी कौन करता है, लीवर ही करता है। अर्थात यूरिया का संश्लेषण भी आपका लीवर ही करता है। फिर होता है पित्त। पीले हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है, यह क्षारीय तरल होता है। इसका जो पीएच मान होता है 7.6 से 8.6 के बीच होता है। इसका भंडारण कहाँ होता है, पित्ताशय में। और मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का स्तरण होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। लिपिड्स अर्थात फैट, वसा, वसा के अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पायसीकरण, पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण, इमल्सीकरण अर्थात मतलब यह है कि वसा के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है ये। और लिपिड्स के पचाने में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित कर देते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड श्रृंखलाओं व एमिनो एसिड्स में विखंडित कर देते हैं। नेक्स्ट है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय क्या करती है, देखो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये कह लें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यही है अग्नाशय, जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार के भाग आते हैं। इसमें हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। इसके पाचक रस को अग्नाशयी रस कहते हैं। यह क्षारीय प्रकृति का होता है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। जैसे
ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है, जो कि प्रोटीन को क्या कर देता है, पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करने का कार्य किसका है? ये है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम का। नेक्स्ट, मानव शरीर में क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र में विभाजित होता है, जिनकी लंबाई अर्थात ग्रहणी की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर, मध्यांतर की लंबाई होती है 2.5 मीटर और शेषांतर की जो लंबाई होती है वो 3.5 मीटर आती है। ये ध्यान रखना है कि इनकी लंबाई थोड़ी सी ध्यान रखना, कभी कभी इनको क्रम से पूछ लेता है कि लंबाई के क्रम में इनको लगाइए, या अवरोही क्रम में लगाइए या आरोही क्रम में लगाइए। थोड़ा सा ध्यान रखना है इनके बारे में। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर। मनुष्य की बड़ी आंत क्रम से सीकम, कोलन और मलाशय में विभाजित होती है। जैसे ग्रहणी है ना, छोटी आंत है, वो छोटी आंत है, जैसे ग्रहणी मध्यांतर और शेषांतर में विभाजित होती है, ऐसे ही बड़ी आंत सीकम, कोलन और मलाशय में विभाजित होती है। मानव शरीर में स्थित पुच्छ अर्थात अपेंडिक्स या कृमि रोग परिशेषिका की लंबाई लगभग 4 इंच होती है, जो कि एक अवशोषी अंग है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है। यह बड़ी आंत के से सीकम द्वारा जुड़ी होती है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं, उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। और जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। तो ये तो हो गया देखो इसका कॉन्सेप्ट। अब इसके क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, देखते हैं क्या क्या कहते हैं क्वेश्चन। जैसे कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। देखो कड़वाहट के लिए यदि हम देखेंगे तो जो होगा वो एक तरीके से आपका पीछे वाला भाग होता है जीव का। जैसे ये मान लेना कि ये मान लो कि जीव है आपकी, मान लो ये जीव है, तो ये जो पीछे वाला भाग है यही यही आपका कड़वाहट के लिए जिम्मेदार होता है। कड़वाहट, ये आपका कड़वाहट के लिए जिम्मेदार होगा। फिर यदि आप नीचे आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये आपके खट्टे के लिए जिम्मेदार होगा। खट्टा यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद में जो आप देखेंगे यहाँ पर आपका नमकीन होगा। और जो शुरुआत में होता है ये यहाँ पर आपका स्वीट अर्थात मीठा होता है। तो इसका भी थोड़ा सा क्रम ध्यान रखना। तो पीछे वाले भाग में फर्स्ट भाग में ही कड़वाहट होती है। मानव जीव का अग्र छोर मीठे, पश्च छोर कड़वे, पार्श्व किनारे जो होते हैं वो खट्टे और अग्र छोर जो होता है वो नमकीन स्वादों का अनुभव कराता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग की यदि वो बात करता है तो छोटी आंत। सबसे ज्यादा जो पाचन होता है भोजन का वो सब छोटी आंत में ही पाचन होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। नेक्स्ट, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा में जो होता है वो एक तरीके से आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च का पाचन होता है। सी आंसर होगा। तो मनुष्य की मुख गुहा में लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, लार में निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार जो पाचन करती है वो स्टार्च का पाचन करती है। ये आंसर होगा इसका। लार के पाचन कार्यों में शामिल जैसे भोजन को गीला करना, भोजन की लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निकला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। और लार लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में भी सहायक होता है। कथन दिए हैं, कथन एक है उसका कारण दिया है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। जैसे मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो ये तो होगी पूरी तरीके से कंडीशन नहीं, एक सेकंड। हाँ, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, क्योंकि देखो जो पित्तरस निकलता है, पित्तरस ही क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है वसा को। लेकिन ये पित्तरस निकलता कहाँ से है? लीवर से अर्थात यकृत से निकलता है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन आपकी सही होगी। दूसरा कहता है यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। नहीं, कोई भी वसा पाचक
एंजाइम उत्पन्न नहीं करता। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका सी, ए सही है और आपका आर इसमें गलत होगा। तो यकृत से पित्त की थैली में पित्तरस पहुंचता है जो वसायुक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता। नेक्स्ट है एंजाइम है एक, तो एंजाइम जो है देखो बायो उत्प्रेरक होते हैं, पीछे भी हमने देखा कॉन्सेप्ट में भी एंजाइम क्या होते हैं, बायो उत्प्रेरक होते हैं। अच्छा, इनका निर्माण कैसे होता है? कुछ प्रोटीन, यदि जो प्रोटीन जल में घुल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं, वो एंजाइम का निर्माण करती हैं, ये ध्यान रखना है। जब प्रोटीन जल में घुलेगी तो एंजाइम का निर्माण करेगी, लेकिन जब प्रोटीन वसा में घुलेगी तो वो प्रोटीन निर्माण करेगी हार्मोन का। मेन पॉइंट है, कभी कभी स्टेटमेंट में बनाकर दे देगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैविक रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है, तो एंजाइम क्या है मूलतः प्रोटीन। आंसर इसका क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्राय नाइट्रोजनी पदार्थों या एमिनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार का कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। एंजाइम है तो एंजाइम क्या है, फिर से प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, तो जो जाइमेज होता है ना, जाइमेज ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। और इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ये इसका सूत्र होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, ये ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। और जाइमेज की उपस्थिति में टूटता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मुक्त होती है। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो रासायनिक प्रक्रिया को तेज करते हैं, जैव उत्प्रेरक का कार्य कौन करते हैं, एंजाइम। सी आंसर होगा इसका। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही संपन्न होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो यकृत का कार्य किसका है, तो यकृत क्या करता है, यूरिया, अर्थात अमोनिया को यूरिया में तोड़ने का कार्य कौन करता है, यकृत ही करता है। या ये कह लो यूरिया का संश्लेषण कौन करता है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पौंड होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं जैसे पित्त का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा में से कुछ प्रोटीन का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में एमिनो अम्ल का नियमन और विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना इत्यादि इसके कार्य होते हैं। नेक्स्ट है लिपिड्स के पाचन में कुछ की उपस्थिति में होता है। क्या क्या होता है देखो लिपिड्स के पाचन में, यदि आप देखें तो पित्त अम्ल होता है, बिल्कुल। उसके बाद लाइपेज भी होता है, तो पेप्सिन नहीं होता। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, इसको तोड़ते हैं पेप्सिन, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है, तो ये तो नहीं होगा। तो इस प्रकार आंसर 1 और 2 अर्थात सी आंसर होगा इसका। तो हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो लाइपेज का क्या स्रोत है, लाइपेज जो बनता है वो कहाँ बनता है, अग्नाशय में। बी आंसर होगा इसका। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, देखो जो पाचक एंजाइम की बात कर रहा है देखो ट्रिप्सिन है, टाइलिन भी है, स्टार्च का पाचन, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, गैस्ट्रिन नहीं है। बी आंसर होगा। देखो ट्रिप्सिन टाइलिन पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिनका स्राव अग्नाशय लार ग्रंथि और आमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एक पेप्टोइड है जो पेप्टोइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड या स्टार्च को माल्टोज या डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि आमाशय में जी कोशिकाओं अर्थात गृहिणी द्वारा मुक्त होती है। यह आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रवण और उद्दीपन करता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ की बात कर रहा हूं।
प्रोटीन का पाचन तो देखो कहाँ होता है, मुख में भी होता है, आमाशय में भी होता है, और छोटी आंत में भी होता है। इसका मतलब वो कह रहा है कि कहाँ से प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ होता है मुख से। मुख में ही तो टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च को तोड़ देता है। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय से में प्रारंभ होता है, हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। अब देखो इसने यहाँ पर क्या करा है, आमाशय में ही प्रारंभ करता है ये। इसका मतलब देखो पीछे, मानव सॉरी मैंने भोजन का पाचन देखा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वो कह रहा है प्रोटीन का पाचन। तो यहाँ पर भोजन के पाचन की बात करें तो भोजन के पाचन की बात करेगा तो यहाँ पर मुख ही आएगा, लेकिन अब यहाँ पर ये नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा फिर यहाँ पर आपका आमाशय लगेगा। तो वो कह रहा है प्रोटीन का पाचन। हम थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक ये होगी कि यहाँ पर जो है हम भोजन समझ गए यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर क्या लगेगा, आमाशय लगेगा। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। केवल क्षुद्रांत में तो नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो ये तो पहली स्टेटमेंट तो होगी गलत, और यदि पहली गलत होगी तो ए भी गलत और बी भी गलत आपका। अब यहाँ पर देखो सी कैसे सही हो सकता है, ओ सॉरी, हाँ, सी कैसे सही हो सकता है, जब पहले ही ए ही गलत हो गया तो ये भी गलत आपका। तो जब आपको ये पता लग गया कि कथन ए ही गलत है, तो अब आपका केवल आंसर क्या निकलता है, डी ही निकलता है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, ये भी ठीक है। इसका इस प्रकार ए गलत है और आर आपका सही होगा। आहार नाल में प्रोटीन का पाचन आमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टीन में बदल देता है। आमाशय के पश्चात जब भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है, तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस भोजन से जा मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन से हैं, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन सबसे ज्यादा सहायक होता है, सी आंसर। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम है, तो स्टार्च को जल अपघटन करेंगे और ग्लूकोज में कौन सा परिवर्तित करता है, वो करता है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज में निर्मित करता है। नेक्स्ट, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो एंजाइम जो करेंगे वो प्रोटीन को जब एमिनो अम्ल में तोड़ते हैं, जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या होता है, ये भी क्या है दोनों, ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ने का कार्य करते हैं। इस प्रकार आंसर सी लगेगा। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्रावन अग्राशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय होता है, जिन्हें अग्नाशयी रस भी कहते हैं। मानव शरीर में कुछ मानव शरीर में पुच्छ में कौन सी संरचना संलग्न होती है, तो मानव शरीर में जो होती है वो बृहदान्त्र में होती है। इसका आंसर ए होगा। मानव शरीर में स्थित पुच्छ या कृमि रोग परिशेष का एक अवशेषी अंग है। यह छोटी व बड़ी आंत के जोड़ के पास स्थित होती है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है, जो बड़े आंत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें सेल्यूलोज युक्त पत्तियों के भोजन के लिए इसके अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गया है, जबकि शाकाहारी जंतुओं में गाय, बैल इत्यादि में सेल्यूलोज पाचन हेतु पुच्छ आज भी विकसित अवस्था में होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा ह्रासमान क्रम होगा, अर्थात कम वाला क्रम होगा, ये कह लो अवरोही क्रम कौन सा होगा। अभी देखो पीछे भी मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार क्या होगा, सबसे पहले जो सबसे जो छोटा होता है वो होता है आपका शेषांत, उसके बाद में मध्यांतर आता है और फिर उसके बाद में ग्रहणी आता है। तो आंसर क्या होगा आपका, डी आएगा। तो मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। यह ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांतर में विभेदित होती है, जिनकी लंबाई क्रम से 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। एंजाइम तथा उसके कार्यों में सही जोड़े का चयन करना है आपको। अब देखो यहाँ पर सही जोड़ा कौन सा होगा, ये आपको देखना है। देखो अम्लीय फास्फेट सूत्र कणिका के चिन्ह किण्वन को ऑक्सीकारक कार्यों में से संबंधित होता है, ये आपका नहीं होगा। ई कोलाई प्रतिबंधित है, जो डीएनए को एक विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकंड जो है वो डीएनए को एक विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त होती है। हाँ जी, ये आपका बिल्कुल सही है। इसे आप जैविक कैंची भी कहते हैं।
ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियोस सेकेंड या इको R2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो स्टार्च लार की सहायता से पच जाता है, बी आंसर। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है, अब देखो कथन ए है, कारण उसका आर है। तो मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, बिल्कुल। मानव शरीर जो है वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं करता। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम और डायस्टेज विद्यमान रहता है, ये भी ठीक है, इसका मतलब दोनों ठीक है, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं करता। यहाँ पर सेल्यूलोज की बात हो रही है, यहाँ पर स्टार्च की बात हो रही है, तो इसलिए आंसर क्या लगेगा? बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लारिया डाइस्टेज जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, मनुष्य के लार में भी पाया जाता है। अतः दोनों कथन आपके सही हैं, परंतु डाइस्टेज की वजह से सेल्यूलोज का पाचन नहीं होगा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, कहाँ? ये होता है यकृत में, बी आंसर इसका। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज जो भंडारित होता है वो कहाँ होता है? वो लीवर में ही होता है। लेकिन जब आप 10 दिन से अधिक तक उपवास रखेंगे तो ग्लूकोज का स्तर यहाँ पर कम होना प्रारंभ हो जाता है। 10 दिन से अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। नेक्स्ट, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो होती है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, डी आंसर। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त के विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपकी यकृत, ये आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु ग्रंथि अर्थात थायराइड ग्रंथि है। यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा एवं चौड़ा तथा भार में लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय और पित्त का स्तरण इत्यादि कार्य करती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपकी यकृत, बी आंसर। निम्न अंगों में पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। अगना जो लीवर से पित्त रस निकलता है और भंडारित होता है जाकर पित्ताशय में। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है आपका पित्त का स्त्रवण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल सोखकर इसका अत्यधिक स्त्रवण करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैली होती है, जो कि उदर गुहा में स्थित होती है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में? तो होता है यकृत में। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है वसा के पाचन में, बी आंसर होगा इसका। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों से संघनन से बना हुआ है। रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है, क्या ऐसा है? हाँ जी, ये बिल्कुल राइट है। वसीय अम्ल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से एंट्रोगोरोस्ट्रोन उत्पन्न होता है, ये भी आपका ठीक है। इस प्रकार ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो सी आंसर, अर्थात दोनों सही है इसके। सेक्रेटिन नामक हार्मोन का स्त्रवण कायम की अम्लीयता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्त्रावण को रोकता है। क्षुद्रांत द्वारा एनेट्रोगोस्ट्रोन नामक हार्मोन का स्त्रवण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित कर देता है?
तो ये होता है आपका पेप्सिन। ऐसे याद रखना, प्रोटीन, प्रोटीन को हम ऐसे लिखते हैं, तो पेप्सिन को भी पे दोनों में आता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रोटीन को, पेप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है। फिर से सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। इसमें कौन सा होगा, देखो टाइलिन। टाइलिन किसका पाचन करता है, स्टार्च का। ए का दो देख लो, तो ए का दो तो देखो डी में नहीं है और बी में भी नहीं है, इसे तो हटाओ। पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो जब प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन, तो इसका जो आंसर लगेगा ये होगा आपका, रक्त में एंटीओजन को एंटीजेसिन में बदल देता है। ये आंसर, ओ सॉरी, नहीं नहीं ये नहीं होगा। प्रोटीन का पाचन कर रहा है ना वो, तो इसका आंसर लगेगा प्रोटीन पचाता है। बी का आपका 3 लगा लो। तो ए का 2 और बी का 3, आपका आंसर किस में लगेगा, देखो। अब सी में भी है ये दोनों और इसमें भी है। आगे बढ़ो तो रेनिन का कार्य क्या है। रेनिन जो है वो रक्त में एंजीओटेसिनोजेन को एंजीओटेसिन में बदल देता है। तो ये आप सी का एक, इस प्रकार आपका आंसर ए लग जाएगा। साइलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन रक्त में एंटी जो सीनोजोन होते हैं उनको एंजियोटेसिन में बदल देता है, और ऑक्सीटोसिन मिश्रण पेशियों में एक सिकुड़न प्रेरित करता है। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। अब देखो विटामिन क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं और प्रोटीन आपके क्या होते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो कैसे, जो आपका विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन होते हैं कैरोटीन। ए का 2 लगा लो, ठीक। उसके बाद में एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं पेप्सिन। हार्मोन क्या होते हैं, फिर हार्मोन जो होते हैं वो आपके टेस्टोस्टेरोन होता है। प्रोटीन क्या होते हैं, कैरोटीन। इस प्रकार आपका आंसर देखो, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 और उसके बाद में सी का 4। तो बी आंसर लगेगा। विटामिन कैरोटीन होते हैं, एंजाइम पेप्सिन होता है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, प्रोटीन कैरोटीन होते हैं। जो अल्फा कैरोटीन होती है, जो हमारे नाखून में पाई जाती है, वो भी तो एक प्रोटीन ही है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर शर्करा पूछ रहा है कि कौन सी शर्करा किसमें है, और ये आपको मैचिंग के लिए दिया हुआ है। मैच कराना है कि कौन सा इसमें सही होगा। जैसे द्राक्षा शर्करा, द्राक्षा शर्करा को ही द्राक्षा शर्करा जो होती है, ग्लूकोज को ही द्राक्षा शर्करा कहते हैं एक तरीके से। आपका क्या बनेगा, ए का 4 लगाओ सी। ए का 4, देखो अब आप केवल सी में ही है, तो आपका तो आंसर निकल गया यहाँ से। अब बाकी को आप मैच करा सकते हैं। फल की शर्करा जो होती है वो फ्रक्टोज होती है। उसी प्रकार दुग्ध शर्करा जो होती है वो लैक्टोज होती है। और चीनी जो होती है वो सुक्रोज होती है। और स्टीवा जो होती है वो आपकी प्राकृतिक स्टीनर होती है। द्राक्षा शर्करा ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा लैक्टोज और चीनी शर्करा सुक्रोज होती है, और स्टाविया प्राकृतिक स्टवर्न होती है। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया देखो यहाँ पर आपका टॉपिक। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका विटामिन का। और विटामिन और पोषण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानकारी के हिसाब से भी और पेपर के हिसाब से भी। हर बार सवाल बनते हैं, एक कभी कभी तो एक सवाल, कभी कभी 2 सवाल तक, 3 सवाल तक यहाँ से बनने की बड़ी उम्मीद होती है। तो यहाँ से आप पूरी तरीके से ध्यान रखना है। और जो हमने पाचन पढ़ा है, पाचन भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होगा। तो देखो यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और उसके साथ साथ यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। और आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।